सुबह के करीब 10 बज रहे थे। ढाबे के चूल्हे सुलग चुके थे। लकड़ियों के जलने की आवाजें आ रही थीं। हरिया पूरी तन्मयता के साथ मिट्टी की हांडियों में मटन, सरसों का तेल और खड़े मसाले मिला रहा था। तभी संतलाल अपनी भारी कदकाठी के साथ मटकता हुआ आया और मटन की हांडी को देखने लगा। अरे ओ हरिया, आज क्या बात है रे? हांडी मटन में वैसी महक क्यों नहीं आ रही? अब तक तो पूरा गांव इस खुशबू से जाग जाना चाहिए था। अभी तक एक भी ग्राहक दिखाई क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तू भी काम चोरी करने लगा है? अरे मालिक, थोड़ा सब्र तो करो। मटन को पहले मध्यम आंच पर पकाने तो दो। जब तक इसका एक एक पीस गलेगा नहीं, जब तक हांडी के भीतर मसाले अपना रंग नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो बात नहीं आएगी। एक बार इसे ठीक से पकने दो, फिर जैसे ही इसमें मेरी जादू वाली चुटकी का मसाला पड़ेगा, मैं कहता हूँ गांव वाले दौड़े क्या गिरते पड़ते यहाँ आएंगे। संतलाल ने एक लंबी सांस ली। उसे हरिया पर गुस्सा भी आता था और उसके हुनर से डर भी लगता था। साला तेरा यही चुटकी वाला मसाला ही मेरी जान लेकर जाएगा किसी दिन। सच बता हरिया, इसमें डालता क्या है तू? मैं मालिक हूँ इस ढाबे का, और जब लोग तेरी इतनी बड़ाई करते हैं तो मुझे सच में बुरा लगता है। दिल करता है कि काश मैं भी तेरे जैसा कारीगर होता। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो आप ही का है। मैं जो कुछ कमाऊंगा वो आपका ही होगा, चाहे ज्यादा कमाऊं या थोड़ा। आखिरी हक तो आपका ही है। और ये देखिए, अब महक उठना शुरू हो गई है। अब बस आप ग्राहकों को संभालिए। जैसे ही हांडी के ऊपर लगा हुआ आटे का सील गर्म होकर महकने लगा, मटन की वो सौंधी और तीखी खुशबू गांव की गलियों में तैरने लगी। हवा के झोंकों के साथ ये खुशबू जब लोगों के घरों तक पहुंची तो मानो पूरा सोनपुर खिंचा चला आया। सबसे पहले रामू काका और बिपिन पहुंचे, जो हांडी मटन के सबसे बड़े मुरीद थे। अरे संतलाल भैया, क्या महक है यार! लगता है आज जान लेकर ही छोड़ोगे। सुबह सुबह चाहे घर के कितने भी जरूरी काम भूल जाऊं, पर आपकी हांडी मटन खाना नहीं भूल सकता। इसकी खुशबू तो सीधे कलेजे को चीरती हुई जाती है। सच में यार, हरिया के हाथों में वो जादू है जो शायद इस पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। हरिया भाई, तुमने तो मिट्टी की हांडी में साक्षात स्वाद उतार दिया है। संतलाल के कान खड़े हो गए। उसे ये बात तीर की तरह चुभी कि लोग उसे नहीं बल्कि हरिया को श्रेय दे रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बोला, अरे भाई साहब, चुप करो और पहले खा लो। जब देखो तब हरिया हरिया। अरे जो मसाले इसमें पड़ रहे हैं वो सब मैंने ही तो लाकर दिए हैं। ये रेसिपी मैंने ही बनाई है। ये तो बस हाथ हिलाता है। लो, अब चुपचाप अपनी प्लेट पकड़ो। हरिया ने ये बातें सुनी, पर उसने अपना सिर नहीं उठाया। वो बस चुपचाप हांडी से गर्मा गर्म मटन निकालता रहा। उसे पता था कि उसकी अहमियत क्या है, लेकिन उसे अपनी मर्यादा और अपनी मजबूरी का भी ज्ञान था। उसकी बेटी बबली की दवाइयां इसी ढाबे की कमाई से आती थीं। वो ग्राहकों को प्लेट लगाता है, ग्राहक उस हांडी मटन को खाते हैं। वाह हरिया, क्या बात है! हाँ हाँ ठीक है, पैसे लाओ और जाओ। स्वाद मसालों का है, इंसान का नहीं। धीरे धीरे शाम होने लगी। ग्राहकों की भीड़ दोगुनी हो गई और कुछ ही घंटों में उसका सारा हांडी मटन खत्म हो जाता है। कल समय पर आ जाना, और सुन, कल मसालों में मिर्च थोड़ी कम रखना। लोग शिकायत कर रहे थे। जी मालिक, जैसा आप कहें। वो ढाबा बंद कर घर जाने लगा। तभी रास्ते में हकीम से बबली की कुछ दवाएं लेकर घर गया। सुनो चंपा, मैं बबली के लिए नई दवाइयां लेकर आया हूँ। हकीम जी ने कहा है कि इसे रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट पिला देना। समय का ध्यान रखना, तभी असर करेगी। दवाई, फिर वही दवाई। हरिया, पिछले 3 महीने से तुम यही पुड़िया ला रहे हो और मैं यही पिला रही हूँ, पर क्या मेरी बेटी की हालत सुधरी? देखो इसे, ये कंकाल होती जा रही है। इसकी सांसें अब भारी होने लगी हैं, पर तुम हो कि बस वही ढाबा और वही पुरानी दवाइयां लेकर आ जाते हो। हरिया चकित रह गया। वो दिन भर आग के सामने खड़ा रहकर मटन पकाता था ताकि चंद पैसे जोड़ सके, और घर लौटते ही उसे ये सुनने को मिल रहा था, चंपा, तुम तो जानती हो मेरी हालत। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना, दिन रात एक कर देता हूँ उस संतलाल के ढाबे पर। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। गलती तुम्हारी ही है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। तुम उस संतलाल के गुलाम बने हुए हो। वो तुम्हारी बनाई हांडी मटन बेचकर नोटों की गड्डियां गिनता है।
और बदले में तुम्हें ये रद्दी दवाइयों के पैसे थमा देता है। तुम उस ढाबे को छोड़ क्यों नहीं देते? जब तक तुम उस कंजूस सेठ के तलवे चाटते रहोगे, हमारी हालत ऐसी ही रहेगी। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मेहनत का अपमान सहना पड़ा था, पर पत्नी का ये इल्जाम उसके कलेजे को चीर गया। मेरी वजह से? चंपा, मैं मेहनत ऐसे ही नहीं करता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि घर का चूल्हा जलता रहे। तुम कहती हो मेहनत ऐसे नहीं होती, तो फिर कैसे होती है? मैं और क्या करूं? मेहनत वो होती है जिससे परिवार का भला हो। तुम रोज एक ही दवा लाते हो क्योंकि तुम्हारे पास बड़े डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं होते। अरे, इसे किसी बड़े शहर के अस्पताल में दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, तब जाकर ये ठीक होगी। क्या तुम अपनी आंखों से इसे मरते हुए देखना चाहते हो? मैं सेठ से पैसे मांगता हूँ। कल ही जाकर बात करूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा, पर वो हर बार बहाना बना देता है। कभी कहता है कि आज खर्चा ज्यादा हो गया, कभी कहता है कल आना। वो बहुत ही पत्थर दिल इंसान है चंपा। अगर वो कल पैसे नहीं देता, तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होना चाहिए उस ढाबे पर। अगर यहाँ रहकर मेरी बेटी का इलाज नहीं हो सकता, तो काम छोड़ो और शहर जाओ। वहां मजदूरी करोगे तो भी शायद इससे ज्यादा कमा लोगे। पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी की जान चाहिए, तुम्हारी वफादारी की कहानियां नहीं। परेशान मत हो चंपा, तुम सही कह रही हो। अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। कल मैं आखिरी बार संतलाल से पैसे मांगूंगा, अपनी मेहनत का हक मांगूंगा। अगर उसने मना किया तो कल ही मैं उस ढाबे की दहलीज छोड़ दूंगा और शहर निकल जाऊंगा। बबली को कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया तेजी से ढाबे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि आज वो लेट हो गया था। पर वहां पहुंचते ही साले नालायक, हरामखोर, तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बाप का ढाबा है? जब मर्जी आएगी तब मुंह उठाए चला आएगा। इतना लेट? सूरज सिर पर चढ़ाया है और अभी तक चूल्हा भी नहीं सुलग पाया। अगर आज मेरे ग्राहक खाली हाथ लौटे ना, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हड्डियां तुड़वा कर इसी हांडी में भर दूंगा। हरिया का सिर झुक गया। वो चाहता तो पलटकर अपनी मजबूरी बता सकता था, पर उसे पता था कि पत्थर के सामने रोने से पत्थर नहीं पिघलता। मालिक, वो आज आंख लग गई थी। असल में तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। शरीर में जान नहीं है। तबीयत? अरे तेरी तबीयत सही हो या तू मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब पैसे लेता है तो हाथ बराबर चलना चाहिए। काम चोरी करने के बहाने मत ढूंढ। सुन, मैं अभी घर जा रहा हूँ। मेरे घर पर खास मेहमान आ रहे हैं। मैं शाम तक वापस लौटूंगा। तब तक तू सारा मटन बेचेगा। और हाँ, एक पैसे की भी हेरा फेरी या चोरी मत करना। मुझे पता है कितनी प्लेटें निकलेंगी और कितना गल्ला बनेगा। मालिक, मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में अगर मैंने कभी 1 रुपए की भी बेईमानी की हो, तो आप जो कहे वो हार जाऊं। पर मालिक, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा पिछला 10 दिन का पैसा बाकी है। मुझे वो पूरा चाहिए। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। उसे शहर ले जाना है। अरे, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? पहले तू माल बेच, मैं घर जाकर देखता हूँ। अगर तिजोरी में पैसे हुए तो लेकर आऊंगा। तू इतना परेशान क्यों होता है? जा, काम पर लग। इतना कहकर संतलाल अपनी ठाठ वाली चाल चलते हुए निकल गया। हरिया समझ गया कि ये फिर से टालने की चाल है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने भारी मन से मटन को हांडी में सजाया, सरसों का तेल डाला और अपनी जादुई चुटकी वाला मसाला मिलाकर उसे आंच पर रख दिया। दोपहर की ढलती धूप में जब हांडी मटन की खुशबू चारों ओर फैलने लगी, तभी धूल भरी सड़क से चलते हुए 2 व्यक्ति ढाबे की ओर आए। उनके पहनावे और जूते बता रहे थे कि वे शहर के बड़े बाबू हैं। वे पैदल थे, शायद उनकी गाड़ी कहीं खराब हो गई थी। भाई साहब, क्या गजब की खुशबू है। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हैं इसके आगे। ओ भाई, क्या बना रहे हो? बाबूजी, ये सोनपुर का मशहूर हांडी मटन है। बैठिए, थकान मिट जाएगी। खुशबू तो कमाल की है, पर क्या ये स्वाद में भी वैसी ही है? बाबूजी, ये सिर्फ मटन नहीं है। इसमें इस गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू है और एक लाचार पिता की मेहनत। मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, बस एक नौकर हूँ। मेरी बेटी बीमार है और मैं उसी के लिए ये हुनर आजमाता हूँ। दोनों ग्राहकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हरिया की लगाई हुई प्लेट से पहला निवाला लिया। मटन का टुकड़ा मुंह में जाते ही मानो घुल गया। मसालों का वो तालमेल देखकर दोनों हैरान रह गए। हरिया भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हारे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी का इलाज करो और फिर खुद का कुछ शुरू करने की सोचो। हरिया की आंखों में नमी आ गई।